Hi, this video is about how to learn HTML. अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HTML और CSS को यूज़ करके आप कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपने पहले वेबसाइट बनाई है किसी भी टूल को यूज़ करके, ड्रीमवीवर यूज़ करके, या बिल्कुल न्यू है, आपने कभी वेबसाइट नहीं बनाई, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसमें हम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करके बिल्कुल स्क्रैच से, बेसिक से स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक वेबसाइट को बनाने के लिए किस तरह से हम HTML और CSS को यूज़ करके वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आप अपनी आप किसी भी ब्राउज़र पे अगर आप जाएं और जाके आप किसी भी एक वेबसाइट को खोलें, तो उसके पीछे आपको जो कोडिंग नज़र आएगी वो मोस्टली, अगर यहाँ पे मैं यूट्यूब पे चला जाता हूँ और तो ये आपके सामने वेबसाइट का हमारा यूट्यूब चैनल का पेज खुल गया। तो अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएं, पेज पे कहीं पे भी, तो आपको नीचे यहाँ पे ये कोड नज़र आ रहा है। ये सारा कोड जो है ये HTML है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये HTML है, उसके अंदर डिफरेंट टैग्स लगे हुए हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। तब आप ये लर्न करना शुरू करेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फिर आपके डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, PHP, MySQL, ASP, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो लेकिन बेसिक्स आपकी HTML है। HTML आपको आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी। और हम इसकी बहुत सारी छोटी-छोटी वीडियोस नहीं बनाएंगे। हम एक डिसेंट अमाउंट टाइम की एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे जो आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप जितनी जल्दी से जल्दी इसको लर्न कर सकें और इसके अंदर हम डिफरेंट छोटे-छोटे से प्रोजेक्ट्स बनाएं जो आपके पोर्टफोलियो के तौर पे आप उनको शो कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट फ्री टेम्पलेट्स आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, उनको डाउनलोड करें और उसके बाद हम उनको भी बनाने की कोशिश करेंगे कि उसी टाइम फ्रेम के अंदर हम उसको भी बना दें। तो इससे ये होगा कि आपको HTML और CSS पे अच्छी ग्रिप हो जाएगी, तो फिर आप jQuery, जावास्क्रिप्ट इनको यूज़ करके और बेहतर आप अपनी वेबसाइट को कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपको बेसिक्स जो आपकी वेबसाइट्स की हैं उसमें आपको वेबसाइट बनाने के लिए एडिटर चाहिए होता है, एक ब्राउज़र चाहिए होता है। ये मेरे पास ब्राउज़र, मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास सफारी इंस्टॉल्ड है। अगर आप विंडोज़ की मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप में आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा। आप उस पे मोज़िला फायरफॉक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल क्रोम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो किसी भी ब्राउज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल क्रोम अगर आप इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की हुई हैं। तो मेरे पास गूगल क्रोम भी है, मैं उसको यूज़ करता हूँ मोस्टली, लेकिन अभी सफारी खोल लिया तो मैं यहीं पे आपको दिखा रहा हूँ। आपको एक तो ब्राउज़र चाहिए अपनी वेबसाइट को देखने के लिए, जो आप बना रहे हैं उसको स्ट्रक्चर को देखने के लिए। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो होता है टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर्स मार्केट में बेतहाशा हैं। बहुत सारे लोगों ने जो अगर आपने पहले ही प्रोग्रामिंग या डिज़ाइनिंग थोड़ी-सी की हुई है तो आपने एडिटर्स यूज़ किए होंगे, ड्रीमवीवर, डिफरेंट। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपके पास विंडोज़ में नोटपैड होता है और मैक में भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो हमारे पास मैक में है टेक्स्ट एडिट। अगर आप
मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप नोटपैड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर लें। आप अगर ऑनलाइन जाएं यहाँ पे गूगल पे, तो आप यहाँ पे अगर आप गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे जाकर आप लिखें नोटपैड प्लस प्लस, तो ये सबसे ऊपर आपके पास सामने आ गया और ये इनकी वेबसाइट है। अगर आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, ये डाउनलोड है, आप इससे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लें और उसके बाद हम जितना भी अपना काम करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो हम वापस अपने टेक्स्ट एडिटर पे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से आप अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अगर इसको मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप फाइल को यहाँ पे जाके सेव करते हैं, सेव, और मैं इसको फाइल को अपनी डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर रहा हूँ। तो HTML की फाइल को सेव करने का जो रूल है वो ये है कि आप फाइल का नाम रखते हैं, कोई भी आप नाम रख सकते हैं, लेकिन वेबसाइट्स जितनी भी बनती हैं उनमें जो उनका सबसे पहला पेज होता है उसको इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स डॉट, और फिर आप जो भी एक्सटेंशन लगा के जिस तरह का भी पेज बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, आप उसकी एक्सटेंशन देते हैं। तो हम यहाँ पे HTML का एक वेब पेज बना रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे .html। अगर आप .txt यूज़ करेंगे तो ये सिंपल सेम इसी तरह का आपका एडिटर ही एक बना देगा। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आप वापस अपने एडिटर में ही ओपन होंगे यहाँ पे। अगर आप .html यूज़ करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये एक .html एक्सटेंशन का एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पेज बन रहा है। आप इसको सेव करें तो वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि यू कैन नॉट सेव दिस डॉक्यूमेंट विद एक्सटेंशन .html एट द एंड ऑफ द नेम, द रिक्वायर्ड एक्सटेंशन इज .rtf। तो अब यहाँ पे क्योंकि मैंने ये टेक्स्ट एडिटर दूसरा लिया, अगर मैं इसको, ये इनका डिफ़ॉल्ट है, इसके अलावा हम देखते हैं कि मेरे पास और कौन सा टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल हुआ पड़ा है सिस्टम में। मैं चेक करता हूँ, एक टेक्स्ट एडिटर है उसका नाम है एटम। अगर वो यहाँ पे नहीं है तो हम सबलाइम यूज़ कर सकते हैं, gedit यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस है एडिटर्स की, आप कोई भी एडिटर उठा के तो उसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं। तो अभी ये ओपन होता है तो फिर हम यहाँ पे अपना पहला पेज जो है उसको सेव करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर .html की एक्सटेंशन के साथ। मेरे पास यहाँ पे एटम भी खुला पड़ा है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। तो यहाँ पे ये एक और एडिटर है, इसका नाम एटम है, आप इसको भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे गूगल एटम एडिटर, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको उसकी वेबसाइट पे ले आएगा। इस पर क्लिक करके इसको खोलें। तो क्योंकि मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो उसने मुझे लिंक दिखा दिया डाउनलोड फॉर मैक, इस पर आप क्लिक करें, ये आपको डाउनलोड करेगा। अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा डाउनलोड फॉर विंडोज़, तो इसको डाउनलोड कर लें। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो हम फिर इसको यहाँ पे आपके पास ये खुल जाएगा, यहाँ पे एडिटर आपका खुल जाएगा। तो एडिटर में आप जाते हैं और आप जाके बनाते हैं न्यू फाइल। तो ये आपको दिखा रहा है अनटाइटल, मैं बाकी के टैब्स क्लोज कर देता हूँ। तो ये आपका पहला पेज है। अगर आप इसको फुल स्क्रीन कर लें तो आप देख सकते हैं कि ये आपका टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे आप कोड लिखेंगे और आपकी वेबसाइट बनेगी।
तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी कोई कोड नहीं लिखता, सिर्फ एक मैसेज लिख देता हूँ फर्स्ट वेबसाइट। और आप जब इसको फाइल को सेव करेंगे तो कहीं पे भी आप इसको सेव कर सकते हैं। मेरे डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर बना हुआ है जिसका नाम मैंने वीडियो ट्यूटोरियल्स रखा हुआ है। मैं वहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ और सेव करते मैं इसका नाम रख देता हूँ इंडेक्स, क्योंकि आप कोई भी आपका जो वेबसाइट पे पहला पेज होता है, इंडेक्स पेज होता है, उसको आप अपने हिसाब से जैसे भी नाम रखना चाहते हैं, लेकिन इंडेक्स रखें तो ज़्यादा बेहतर है। .html यहाँ पे हम ब्राउज़र को बता रहे हैं कि ये एक HTML का पेज होगा। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये पेज सेव हो गया। अब आप जहाँ पे आपने सेव किया है इसको, वहाँ पे आप उस फोल्डर को ओपन करें तो आपके सामने यहाँ पे ये पेज नज़र आ रहा है। इसको पेज को मैं ओपन करता हूँ एडिटर ब्राउज़र में, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पेज का नाम है index.html और जो हमने उस पे पेज पे लिखा था वो यहाँ पे आ गया। तो ये आपके लिए वेबसाइट का एक पहला पेज है। इसमें हमने कहीं पे भी कोई अभी टैग इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ हमने उसके अंदर एक डाटा को इंसर्ट किया कि आप हमारे पेज पे जो भी आपने .html का पेज बनाया है उसका आपने सिर्फ फर्स्ट वेबसाइट लिख दिया। HTML कैसे स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से हम देखते हैं। ये एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है जिसमें आप टैग यूज़ करते हैं। ओपन टैग, जो भी आप टैग इस्तेमाल करते हैं उसको ओपन करते हैं, और साथ ही बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उसको क्लोज भी करें। तो आप स्लैश करके HTML को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आप बताते हैं कि ये किस तरीके से आप टैग को ओपन करेंगे, किस तरह से टैग को क्लोज करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आप इस ऊपर करेंगे वो यहाँ पे आएगी doc type HTML। उसके बाद आप यहाँ पे आप बता रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट की जो टाइप है वो HTML है। उसके बाद आप यहाँ पे HTML का टैग ओपन करते हैं और साथ ही फिर आप HTML का टैग क्लोज करते हैं। तो जितनी भी कोडिंग होगी बाकी सब की सब इसके बीच में होगी। तो आप इसको जहाँ पे मर्जी में जाके अपना एडजस्ट कर लें, बाकी सारा कोड आपका इसके बीच में आएगा। तो यहाँ पे HTML के अंदर हेड के बाद एक पोर्शन आता है जिसको कहते हैं हेड। HTML के बाद आता है हेड, और मैं साथ ही हेड को क्लोज भी करता हूँ। और फिर आपका क्वेश्चन आता है, हेड के बीच में हम मेंशन करते हैं टाइटल, साथ ही मैं टाइटल को भी क्लोज करता हूँ। तो टाइटल किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, अगर आप यहाँ पे पेज पे जाएं तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ये एटम एडिटर याहू सर्च रिजल्ट। तो ये उस वेबसाइट का टाइटल है। अगर आप उसकी कोडिंग में जाके चेक करना चाहें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि इनके हेड पोर्शन के अंदर उन्होंने टाइटल लिया हुआ है, टाइटल एटम एडिटर याहू सर्च रिजल्ट्स, और टाइटल को क्लोज किया हुआ है। तो वो टाइटल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह जो भी टाइटल आप देंगे आपकी वेबसाइट का टाइटल यहाँ पे नज़र आएगा। तो चलें हम भी यहाँ पे टाइटल देते हैं अपनी वेबसाइट का, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। तो ये आपकी वेबसाइट का टाइटल होगा। अब यहाँ तक हम अगर इसको फाइल को सेव करें और अपने ब्राउज़र में अपने पेज को रिफ्रेश करें, क्योंकि अभी तो ये पेज खोला हुआ है, रिफ्रेश करने पे जो आपने चेंजिंग्स की हुई हैं उसमें तो पेज आपको फिर शो करेगा जब आप रिफ्रेश करेंगे। तो जो चेंजिंग्स आपको नज़र आएंगी, ये आपका फर्स्ट वेबसाइट ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अब हम कोड लिख रहे हैं और हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है अपने एडिटर में। और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल नज़र आएगा चेंज हुआ हुआ। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपने देख लिया कि यहाँ से वो रिमूव हो गया, और ये आपकी वेबसाइट का जो आपने टाइटल दिया है दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, वो आपको यहाँ पे आपने जो टाइटल में दिया है वो वहाँ पे आपको पेज पे दिखा रहा है। तो हेड पोर्शन के बाद आप शुरू करते हैं बॉडी, और फिर आप बॉडी को लास्ट में HTML से पहले क्लोज करते हैं।
बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो भी टैग ओपन करते हैं उसको साथ ही क्लोज करें। इसमें कुछ ऐसे आपको चंद एक टैग्स ऐसे मिलेंगे जो जिनको क्लोज करना ज़रूरी नहीं है या जिनकी क्लोजिंग टैग्स नहीं है, लेकिन मोस्टली जिनके क्लोजिंग टैग्स हैं उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप उनको साथ ही ओपन करते साथ ही क्लोज कर दें ताकि आप उन्हें क्लोज करना ना भूलें। एक अच्छी प्रैक्टिस है, प्रोग्रामर्स मोस्टली यूज़ करते हैं। तो आपकी बॉडी सेक्शन आ गया। अब जितना भी आपका बाकी का कोड होगा वो सारा बॉडी सेक्शन के अंदर आएगा। अगर आप यहाँ पे अपने वेब पेज पे जाएं तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये वाइट एरिया सारा, तो ये जितना भी वाइट एरिया उस कोने से इस कोने तक, इस कोने से इस कोने तक, ये जितना भी स्क्वायर आपके सामने है ये सारा बॉडी एरिया। आप जितना भी काम करेंगे उस बॉडी में, एटम जहाँ पे आपने अपना एडिटर खोला हुआ है, इस बॉडी के यहाँ से आपने शुरू किया और इसके बीच में आपने जितना भी कोड करेंगे वो सारा का सारा आपको वहाँ पे उस वाइट एरिया पर नज़र आएगा। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं कि दिस इज माय फर्स्ट HTML लेक्चर और आप इसको फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे अपनी पेज पे जाके पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि आपने जो भी वहाँ पे लिखा है वो सारा का सारा अब यहाँ पे आपके बॉडी एरिया में नज़र आएगा। तो अब हम यहाँ से उसके बेसिक टैग्स जो हैं वो पढ़ना शुरू करते हैं कि HTML के अंदर बेसिक टैग्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा डिफरेंट टैग्स का कि कितने टैग्स हैं, कैसे कैसे टैग्स हैं। हम एक ओवरव्यू के तौर पे उन्हें सारे टैग्स को पढ़ेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और उसके बाद फिर हम कॉन्क्रीट वेबसाइट्स बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हम आप एक स्ट्रक्चर टेम्पलेट कहीं से डाउनलोड करके आपके सामने उस टेम्पलेट को बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप देखेंगे कि आप जब आपको सारे टैग्स का पता होगा तो फिर हमें बहुत इजीली उसको मैनेज करना आ जाएगा कि हम उसको लेआउट में कैसे देते हैं। तो लेआउट भी डिफरेंट लेआउट्स हैं। कुछ टेक्नोलॉजीज ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, कुछ नई हैं। मैं आपको दोनों का ओवरव्यू दे दूंगा ताकि इन केस अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिसमें ऑब्सोलीट कोड पड़ा हुआ है और उसको आपको एक नए डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपको उन टैग्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि प्रीवियसली ये टैग्स यूज़ होते थे, ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, उनके कुछ फ़ायदे थे, कुछ नुकसान हैं अब, इसलिए लोग उनको यूज़ नहीं करते और न्यू टेक्नोलॉजी पे मूव हो गए हैं ताकि वो बहुत बेटर है, उससे परफॉर्मेंस अच्छी है, रिस्पॉन्सिव है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग्स। HTML में 6 हेडिंग्स होती हैं। तो हेडिंग को हम इस्तेमाल यूज़ करते हैं H1। H1 ये हेडिंग फर्स्ट हेडिंग होती है। ये सबसे बड़ा फॉन्ट जो दिखाएगी वो आपको H1 में दिखाएगा। यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे मैं सिटी नेम लिखता हूँ और आप इसको फाइल को सेव करें। अपने ब्राउज़र पे जाएं और यहाँ पे जाके जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपका सिटी नेम, तो H1 के बीच में हमने जो लिखा वो इतना बड़ा नज़र आ रहा है। अब हम दूसरी हेडिंग जो आप पॉसिबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसमें भी मैं सेम सिटी का नाम लिखता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि H1 में लिखने से उसकी हेडिंग का साइज़ क्या था और H2 में लिखने से हेडिंग का साइज़ क्या है। ब्राउज़र पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करें तो आप देखें जो आपने H1 में लिखा उसका साइज़ ये है, H2 में साइज़ रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो इसके बाद आपकी हेडिंग 3 आती है, H3 और यहाँ पे भी हम सेम सिटी नेम लिखते हैं। अपने ब्राउज़र पे जाएं और पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें कि आपकी हेडिंग्स अब जो है उनका साइज़ छोटा होता जा रहा है। तो इसी तरह आपके फिर H4
H5 H6 तो यहाँ पे आप और यहाँ पे आपकी लास्ट हेडिंग आ गई। तो आपके पास 6 हेडिंग्स आ गई। आप इसको पेज को सेव करते हैं, सेव, और अपने ब्राउज़र पे जाके ब्राउज़र को रिफ्रेश करें तो आपने देखा आपके पास H1 में लिखा हुआ साइज़ ये है, H2 में साइज़ ये 3, 4, 5, 6। तो आप अपनी नीड के मुताबिक कि आपकी वेबसाइट पे कहाँ पे आपको H1 चाहिए, जहाँ पे आपने टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा दिखाना है वहाँ पे आप H1 यूज़ कर लेते हैं, फिर H2, फिर 3, 4, 5, 6 अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आपने इन हेडिंग्स को इस तरह से इस्तेमाल करना है। और फिर बहुत सारे और भी चीज़ें इसमें हेडिंग्स कैसे एसईओ में हेल्पफुल होती हैं वो एक अलग फील्ड है बिल्कुल, तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक के लिए आप यहाँ पे ये याद रखें कि आपकी 6 हेडिंग्स हैं और आप उन हेडिंग्स को इस तरह ओपन टैग पे आप उस टैग को क्लोज करते हैं, उसके बीच में जो भी आप लिखेंगे वो आपकी हेडिंग होगी। इसी तरह आपके पास एक और टैग है जिसको कहते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ के टैग के बीच में आप जो भी लिखेंगे वो आपको पैराग्राफ की शक्ल में दिखाएगा। मसलन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि और इसको आप सेव करते हैं और अपने पेज पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें कि पैराग्राफ की राइटिंग डिफरेंट है और पैराग्राफ इस तरह से लिखा जाता है। तो आपने देख लिया कि हेडिंग कैसे इस्तेमाल की जाती है, पैराग्राफ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आप नेक्स्ट आपका जो टैग हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो होगा, यहाँ पे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लिंक। आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट लिंक्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आपने देखा कि ये लिंक है और आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको उसकी वेबसाइट पे ले जाता है। मतलब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इस वेबसाइट पे ले आया। तो चलें हम ये लिंक बनाने की कोशिश करते हैं अपनी पेज पे। और तो लिंक बनाने के लिए आप एंकर का टैग इस्तेमाल करते हैं, एंकर, और फिर HREF इक्वल साइन डबल कोटेशन मार्क्स और फिर आप इसको एंकर के टैग को क्लोज करते हैं। तो ये एक बिल्कुल बेसिक है किसी भी लिंक को बनाने के लिए। और यहाँ पे आप जो है नाम रख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट करें यहाँ पे अगर आप बैक जाएं तो आपने देखा कि उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है एटम। तो ये जो लिखा नज़र आ रहा है ये इसलिए नज़र आ रहा है कि आपने यहाँ पे एटम लिखा हुआ है। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये इस पेज पे ले आता है। ये इस पेज पे लाने के लिए इस पेज का एक एड्रेस है, वो एड्रेस यहाँ पे है। ये इस पेज का एड्रेस है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करें और इसके एड्रेस को कॉपी करें और यहाँ पे आप जो उसका डेस्टिनेशन है वहाँ वो डाल दें कि ये एक लिंक है, एंकर टैग है, ये इसकी डेस्टिनेशन है और ये नाम है। तो यूज़र को ये सिर्फ ये नज़र आएगा। जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट कर दिया जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर। तो हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारे ब्राउज़र में ये कैसे दिखता है। तो आप अपने पेज पे आएँ, यहाँ पे पेज को आके रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे उसी तरह का जैसा लिंक यहाँ पे है वैसा ही लिंक आपकी वेबसाइट पे भी आ गया। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो देखें आपको ये
उस वेबसाइट के ऊपर ले आया। तो इस तरह से आप लिंक्स बनाते हैं वेबसाइट के ऊपर। ये जितने भी आपको लिंक नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये सब ऐसे ही बने हुए हैं। अगर आप ये इनकी वेबसाइट को खोलें तो आप देखेंगे कि ये भी एक लिंक है, ये ऊपर जो बने हैं ये भी लिंक्स हैं। इन पे आप क्लिक करेंगे ये आपको उनके पेजेस पे ले जाएगा। और उसके आप ये पैकेजेस पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक नए पेज पे ले आया है। वहाँ पे उसने आपको सारे के सारे, और यहाँ पे भी ये लिंक्स लगे हुए हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको मज़ीद नेविगेशन आपकी पेजेस पे आपको आगे से आगे जहाँ पे भी उनकी एड्रेस डाला होगा वहाँ पे ले जाएगा। तो यहाँ तक तो हो गया आपका लिंक, कि आप लिंक कैसे बनाते हैं। उसके बाद आपके पास टैग है बी, और साथ ही मैं इस टैग को क्लोज करता हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप जो भी टैग ओपन करेंगे उसको क्लोज करें, ताकि आपको क्लोज करना आप भूलें ना उसको। और उससे फिर ये होता है कि आपका जितना भी काम होता है वो सेफ इस लिहाज से है कि अगर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर रहे हैं और आप भूल जाते हैं आपकी क्लोजिंग टैग, तो इससे आगे जितना भी टेक्स्ट लिखा होगा आपकी वेबसाइट पे वो सारा का सारा बोल्ड हो जाएगा। तो उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह करके दिखाता हूँ कि फर्ज करें कि आपने ये बी बोल्ड का टैग जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है, और आपने इसको पेज को सेव किया। आपने वो टैग इस्तेमाल कर लिया, आपने पेज सेव किया, और उसके बाद आपने पेज पे वेब ब्राउज़र पे आए, यहाँ पे आके आपने रिफ्रेश कर दिया। तो आप देखें आपके रिफ्रेश करने से जितना भी हेडिंग्स तो सारी बोल्ड होती ही हैं, ये तो ऑटोमेटिक ही बोल्ड थी। ये बोल्ड नहीं था, ये भी बोल्ड हो गया, ये बोल्ड नहीं था, ये भी बोल्ड हो गया। तो उसने वेब पेज पे जितना टेक्स्ट था आपका सारा का सारा बोल्ड कर दिया। तो उससे फिर बचने के लिए हम ये करते हैं कि अगर फर्ज करें कि आपने सिर्फ आई लिव इन यूएसए सिर्फ इतने हिस्से को बोल्ड करना है, बाकी आपका नॉर्मल टेक्स्ट रहे, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे बी शुरू करेंगे और यहाँ पे आप उसका क्लोजिंग टैग लगा देंगे। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि सिर्फ इतने हिस्से को बोल्ड करो, और यहाँ से जो टेक्स्ट शुरू होगा ये नॉर्मल रहेगा। ये आपका जो लिंक का टैग है ये भी नॉर्मल रहेगा, ये भी बोल्ड नहीं होगा। तो हम इसको फाइल को सेव करते हैं और वापस जाते हैं। यहाँ पे जाके आप पेज को रिफ्रेश करें तो आपने देखा कि आपका इतना हिस्सा बोल्ड है, बाकी सारा आगे जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट है। और इसके लिए आप जो है स्ट्रॉन्ग का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट करें यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ और मैं इसको फाइल को सेव करता हूँ, और यहाँ पे हम जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखें कि स्ट्रॉन्ग ने भी वही काम किया जो बोल्ड ने किया। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होती है इटैलिक की। आप किसी भी टेक्स्ट जो आपने डाला हुआ उसको इटैलिक कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ मैं इटैलिक करना चाहता हूँ कितने को, अगर मैं यहाँ पे यहाँ तक दे देता हूँ तो यहाँ तक का जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा इटैलिक हो जाएगा। आप फाइल को आप सेव करें, अपने पेज पे आए, रिफ्रेश करें, तो आपने देखा कि ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको टेक्स्ट जो है वो टिल्ट नज़र आएगा, राइट साइड पे स्लाइड हुआ। तो इटैलिक आपको इस काम आपके आता है। अगर आपने स्टाइलिंग इटैलिक करना है फ़ॉन्ट को किसी भी रीज़न के लिए तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो है आपकी इमेजेस। आप वेबसाइट पर कैसे इमेज लगाते हैं, तो उसका बहुत ही सिंपल टैग है IMG स्पेस SRC इक्वल साइन डबल कोटेशन मार्क्स, और ये तो इसके बीच में आप जो भी इमेज का इन डबल कोटेशन मार्क्स के बीच में जो भी आप
एड्रेस वेबसाइट का डालेंगे या वेबसाइट या इमेज जिस वेबसाइट पर लगी हुई है वो एड्रेस डालेंगे, या आपके सर्वर पे कहीं पे इमेज पड़ी हुई है उसका आप जो है एड्रेस डालेंगे कि मेरे इस फोल्डर के अंदर इस नाम की इस एक्सटेंशन की एक इमेज पड़ी हुई है, वो लगा दो। तो टैग यही है, सिंपल है, इमेज सोर्स और उसके बीच में आप। तो हम देखते हैं कि अगर हम ऑनलाइन यहाँ पे कोई इमेज देख लें, फर्स्ट क्या है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, गूगल पे गया, यहाँ पे मैंने लिखा सैन फ्रांसिस्को, तो आपको बेतहाशा इमेजेस नज़र आ जाएंगे। हम इमेजेस पे जाते हैं और यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को की डिफरेंट इमेजेस हैं, तो मैं यहाँ पे इस इमेज पे आता हूँ, व्यू इमेज, तो ये मुझे इमेज दिखा रहा है, ये गोल्डन गेट ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को में। और अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप इमेज सोर्स इक्वल साइन डबल कोटेशन मार्क के बीच में जब वो एड्रेस पेस्ट करेंगे तो ये वो एड्रेस है वेबसाइट का जहाँ पे इमेज पड़ी हुई है और इमेज के नाम है DG2015 सैन फ्रांसिस्को .jpg। तो ये उसकी एक्सटेंशन है, जिस टाइप की भी इमेज होगी अगर आपके सिस्टम में पड़ी हुई है तो उसके भी एक्सटेंशन होती है, BMP, JF या JPG, JPEG, जो भी वेक्टर्स आपके पास जिस एक्सटेंशन की भी पड़ी हुई है इमेज, आप वहाँ पे उसकी एक्सटेंशन लगा सकते हैं। और अगर आप किसी वेबसाइट से उठा रहे हैं तो इसी तरह आप कॉपी एड्रेस करके उसका एड्रेस यहाँ पर डाल दें, फाइल को सेव करते हैं और अपने पेज पे वेब ब्राउज़र पे जाके हम देखेंगे कि आपकी इमेज वहाँ पे आ रही है या नहीं। तो हम इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा पेज है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि वो इमेज आ रही है या नहीं, तो क्योंकि अभी हमने पेज को रिफ्रेश नहीं किया इसलिए आपको इमेज नहीं दिखा रहा। जैसे ही आप रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इमेज शो करेगा। ये देखें, ये आपकी इमेज आ गई। तो इस तरह से आपने देखा मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मुख्तलिफ बैनर होते हैं और उनको वो इमेजेस जो बैनर्स पे लगी होती हैं वो ऐसे ही लगी होती हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसको विड्थ और हाइट दे सकते हैं। विड्थ इको 500 और हाइट इको 500। तो मैंने इसको एक एस्टिमेटेड हाइट और विड्थ दे दिया ताकि पूरे पेज पे मैं चाहता हूँ कि मुझे ना नज़र आए, एक छोटा सा पोर्शन हिस्सा नज़र आए। तो वो आपको विड्थ और हाइट छोटी करने पे आपको उसने इमेज इस तरह करके दिखा दी है। इसकी 500 विड्थ है और 500 हाइट है। और उसके बाद तो यहाँ तक तो आपने देख लिया कि आपका हेडिंग्स कैसे बनती हैं, आप स्ट्रॉन्ग का टैग कैसे इस्तेमाल करते हैं, बोल्ड आप पैराग्राफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पैराग्राफ के बीच में अगर आपने बोल्ड इस्तेमाल करना है वो कैसे आप कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं, आप पेजेस पे लिंक्स बना सकते हैं, उन लिंक्स के थ्रू अपनी पेज पे अपनी वेबसाइट को नेविगेट कर सकते हैं या किसी और वेबसाइट पे डायरेक्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा फिर आपके पास इमेज सोर्स, हमने देखा कि इमेज कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो इमेज का टैग है इमेज सोर्स इक्वल और फिर आपको जो भी आपने इमेज का एड्रेस डाला। उसके बाद अगर आपने उसको इमेज को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आप विड्थ और हाइट यूज़ करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितनी विड्थ की और कितनी हाइट की इमेज चाहिए। तो बेहतर ये होता है कि जब भी आप किसी इमेज को वेबसाइट पर लगाएं तो आप जो भी टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, फोटोशॉप या किसी भी टूल को यूज़ करके आप बना रहे हैं, तो उस टूल में पहले ही उसको उसकी रीसाइजिंग इमेज की कर लें ताकि उसमें आपको पिक्सल्स की प्रॉब्लम ना हो कि इमेज जो उसका जो लेआउट है वो इस तरह का ना हो कि आपको कंप्रेस सी फील हो रही हो या उसके पिक्सल्स जो हैं ख़राब हो रहे हो। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप उसको उसके जो टूल हैं उसके अंदर पहले कर लें
या इमेज ही वो वहाँ से आप वेब से वहाँ से उस साइज़ की उठाएं। मसलन अगर आपको आपके बैनर की रिक्वायरमेंट, आप बैनर किड्स की आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप या किसी रेस्टोरेंट की वेबसाइट बना रहे हैं, तो अगर आपने वहाँ पे एक बैनर लगाना है तो उस बैनर को लगाने के लिए आपको आपका एक एरिया आप जो है चूज़ करते हैं। फर्स्ट करो आपने चूज़ किया कि आप इतने हिस्से पर आपका पहला बैनर आएगा। तो आप क्या करें, आप इसकी विड्थ हाइट चेक करें कि इसकी क्या विड्थ और हाइट होगी। आपको इतनी विड्थ और हाइट का बैनर चाहिए, तो आप या तो ऑनलाइन वो उस विड्थ और हाइट का बैनर सर्च कर लें, और उसमें भी कोशिश करें कि देखें कि जो नॉन कॉपीराइट हों, जो कॉपीराइट आपको इशू नहीं होना चाहिए। आपकी वेबसाइट पे जितना भी मटेरियल होना चाहिए, चाहे वो कंटेंट हो, इन राइटिंग, वीडियोस, ऑडियोस, पिक्चर्स, जितना भी आपका मटेरियल है सारा आपका कस्टम बेस होना चाहिए। और क्योंकि बहुत सारे लोग इस इधर उधर से वेबसाइट से उठा लेते हैं और उसको बना के एक अपनी वेब बना लेते हैं, तो होता ही है कि वो फिर आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह में नहीं आता। तो बेहतर ही है, खैर आप इस तरीके से इमेज का बैनर बनाते हैं और उसको लगाते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो आप देखेंगे, मैं यहाँ से विड्थ और हाइट हटा दी, तो ये एक्चुअल साइज जो उसका इमेज का होगा, मैंने इसको फाइल को सेव किया, पेज पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें जो आपको एक्चुअल साइज इमेज का है वो यहाँ पे दिखाएगा। हाँ, तो यहाँ तक के लिए, अभी तक के लिए मैंने आपको जो सी चीज़ें बताई हैं वो ये होगी। और इसके बाद हम अब नेक्स्ट जो अपना चेक करेंगे, जो अपना अगला लेक्चर बनाएंगे, उसमें मैं आपको टेबल्स के बारे में बताऊंगा कि टेबल्स प्रीवियसली कैसे इस्तेमाल होती थी, उनके क्या पर्पसेस थे, कैसे शुरू में जितनी भी वेबसाइट्स बनती थी वो सारी टेबल्स में ही बनती थी, और बहुत ही अगली डिज़ाइंस की वेबसाइट्स अर्ली 90s के अंदर अगर आप देखें तो अजीब से कलर, अजीब सी सारी चीज़ें, तो वो टेबल्स यूज़ किया करते थे, और एक लंबा अरसा तक ये टेबल्स ही इस्तेमाल होते रहे। उसके बाद फिर टेक्नोलॉजीज़ चेंज होती गई और उसमें एनहांसमेंट आती रही है। एक दो चीज़ें आपको मैं और बताता हूँ कि आप किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।